आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं शिशुनाग वंश। ठीक है, कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? कल हम लोग हर्यक वंश कंप्लीट कर चुके थे, उसमें बिंबिसार पढ़ चुके थे, अजातशत्रु पढ़ चुके थे, और अजातशत्रु का जो पुत्र था उसका नाम क्या था? उदयन। तो हर्यक वंश में हम लोग क्या क्या पढ़े? हर्यक वंश में हम लोग जो है अजातशत्रु पढ़े, सॉरी पहले बिंबिसार पढ़े, फिर अजातशत्रु पढ़े, उसके बाद उदयन पढ़े थे। उदयन का जो तीन पुत्र था उसका क्या नाम था? अनिरुद्ध था, मुंडक था और नागदशक था। और यही नागदशक हर्यक वंश का अंतिम संस्थापक होता है, मतलब अंतिम शासक, क्योंकि ये तीनों भाई मिलकर के शासन किए थे और फाइनली सबसे लास्ट में इनको मौका मिला। और तीनों ही चूँकि बहुत ही मतलब कह सकते हो कमज़ोर भी था और थोड़ा सा एक अय्याश टाइप का आप कह सकते हो। अय्याश कहने का मतलब है यहाँ पे बहुत ही कमज़ोर थे, दिन रात ये मनोरंजन में बिल्कुल ये लगे रहते थे। तो इस तरीके से इनका जो कार्यकाल चला। अच्छा, जब शासक कमज़ोर होता है तो ऐसे में क्या होता है कि पब्लिक को मौका मिल जाता है उसको सत्ता परिवर्तन कराने के लिए। अच्छा, सत्ता परिवर्तन कराने के लिए एक व्यक्ति जो होता है, जो उसका खुद का ही मंत्री होता है, जो कि काशी में पहले इसको गवर्नर बनाया गया था, इसी उदयन के माध्यम से इनको शिशुनाग को गवर्नर बनाया जाता है। और ये काशी का गवर्नर के अलावा ये एक आमात्य का मतलब होता है एक अच्छा मंत्री भी थे, इनके बहुत विश्वासी थे। और यही क्या करते हैं, इसी मौके का फ़ायदा देख करके शिशुनाग की हत्या करवा देता है और फिर ये क्या करता है, खुद अपने गद्दी पे आके बैठ जाता है। तो इस क्रम से हम लोग देखते हैं कि हर्यक वंश का अंत हुआ हमारा। और हर्यक वंश का जब नागदशक के माध्यम से जब अंत हो जाता है तब किसकी शुरुआत होती है? शिशुनाग वंश से शुरुआत होता है। तो जो भी पिछला वीडियो नहीं देखें वो पिछला वीडियो देख लेंगे, ताकि इससे क्या होगा, एक सीक्वेंस में चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होता है कि इसके बारे में जो एग्ज़ाम में जो सबसे खास बात जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? वो तो सबसे इजी है कि ये इसका खुद ही नाम क्या है, शिशुनाग। अच्छा, ध्यान देना कि जो हर्यक वंश पढ़ रहे थे तो हर्यक वंश का जो अंतिम संस्थापक था उसका नाम क्या था? नागदशक। तो हर्यक वंश का अंतिम संस्थापक कौन है? नागदशक। और इसका भी नाम क्या है? शिशुनाग। तो ये थोड़ा इजी, मतलब याद रखना भी इजी हो जाता है कि हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया, क्योंकि हर्यक वंश का कौन होगा? नागदशक होगा, उसके बाद शिशुनाग वंश का मतलब स्थापना होता है। अच्छा, इसी वंश का जो सबसे अंतिम शासक है वो कौन है? नंदवर्धन है, नंदीवर्धन जिसको कहते हैं। और ये इसका क्या है? अंतिम शासक है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है, हालांकि इससे पहले नंदीवर्धन के से पहले जो है ये कालाशोक वगैरह जो आएंगे, कालाशोक के बाद जो है नंदीवर्धन वगैरह आते हैं। ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड कितने से कितने टाइम तक है? 412 BC से लेकर के 344 तक के BC के आसपास है। अच्छा, इनका सबसे खास बात क्या है? वैसे तो ये भी काफ़ी शूरवीर आप ये भी कह सकते हो। हालांकि मगध में जितने भी शासक रहे वो अपने आप में सारे लोग शूरवीर ही थे, है ना। साम्राज्यवाद के मामले में देखा जाए, साम्राज्यवाद का विस्तार वो ज़बरदस्त तरीके से किए थे। अच्छा, जो अवंती जो पहले काफ़ी मुसीबत का जड़ बना हुआ था, हमेशा रिश्ता ख़राब होते चला था, चाहे वो बिंबिसार के टाइम में भी। हालांकि वहाँ पर जीवक के माध्यम से, चूँकि चंडप्रघोत का इलाज करा कर जो अवंती के उस समय के जो शासक थे उनका इलाज करवा करके जो है दिल जीत लिए थे बिंबिसार। तो उस समय तो मगध का अवंती के साथ रिश्ता अच्छा हो गया था। फिर बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु आता है, तो फिर उसका जो है चारों तरफ का जो साम्राज्य विस्तार को देख करके जो सारे लोगों को बारी बारी से जो हराता है, इस चीज़ को देख करके अवंती के शासक खुद परेशान थे कि कहीं ऐसा ना हो कि अगला हमला खुद मेरे पे अटैक करे। तो फिर रिलेशन दोबारा ख़राब हो गया, डर की वजह से रिलेशन ख़राब हो गया। उसके बाद फिर उदयन आया, उदयन का भी रिश्ता मतलब मोटा मोटी ठीक ठाक ही नॉर्मल ही रहा, कुछ खास नहीं हो पाया। अवंती अभी तक क्या था, मगध से दूर ही था, मगध को पूरी तरह से अवंती को अभी भी कैप्चर नहीं किया गया था। लेकिन इस समय शिशुनाग वंश में आते आते इस समय अवंती को पूरी तरह से कैप्चर कर लेता है। अवंती को भी कर लेगा कैप्चर और वत्स को भी कर लेगा। तो अवंती को कैप्चर करने का मतलब है कि अब जो मगध का साम्राज्य है वो हमारे मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका है। और मध्य प्रदेश में जो एक मालवा का जो पठार जिसको कहते हैं, मालवा प्लेटू कहते हैं, तो वहाँ तक हमारा पहुँच गया। यानी कि कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो मगध का जो विस्तार है वो काफ़ी दूर पहुँच चुका है। एक समय बहुत पहले बिंबिसार ही जो है अंग प्रदेश को जीत करके वो अपने बेटा अजातशत्रु को दे दिया था। तो बंगाल के आसपास का क्षेत्र तो वो पहले भी जीत चुका था। तो बंगाल से लेकर के कहीं ना कहीं देखा जाए तो बंगाल से लेकर के मालवा के पठार तक का क्षेत्र फैल चुका है।
यहाँ पर दिख भी रहा है, यहाँ पे लिखे भी हैं। तो अब जो है साम्राज्य का विस्तार काफ़ी दूर तक हो चुका है। ध्यान देना, अभी केवल ये मालवा तक का है। अब ये पूरा पश्चिम भारत की जो बात हम कह रहे हैं, जो पंजाब का जो क्षेत्र है या फिर जो राजस्थान का जो पश्चिमी सीमा प्रांत जो क्षेत्र है, वहाँ तक विस्तार नहीं पहुँचा है। ये आगे चल के हम क्रम पढ़ेंगे पूरा, मौर्य वंश भी पढ़ेंगे, तब भी ये जो है पूरा, हालांकि मौर्य वंश से पहले हम लोग थोड़ा विदेशी आक्रमण भी देख लेंगे कि आखिर क्या वजह था कि विदेशी लोग हमारे भारत पे ज़्यादा अटैक करते थे, उसके पीछे रीज़न क्या था। तो रीज़न ये था कि वहाँ तक अभी भी मगध का साम्राज्य विस्तार उस क्षेत्र तक नहीं पहुँचा था। तो वो जो विदेशी आक्रमण है वो हम अलग से टॉपिक करके हम पढ़ेंगे डिटेल में जा करके, अभी फ़िलहाल इसी पे फोकस करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं। अच्छा, ये इससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं पहले, तो अवंती को जीता, वत्स को भी जीता। अच्छा, उस समय वत्स के राजा कौन थे? अवंती वर्धन थे। सॉरी, अवंती के राजा कौन थे? अवंती वर्धन। और वत्स को भी जीत लिया। अच्छा, इसी वत्स को हमें याद है कि इस वत्स के राजा से जो है अजातशत्रु खुद अपनी बेटी का शादी करता है, उदयन। उनका भी नाम क्या है? उदयन। तो अजातशत्रु की जो बेटी है पद्मावती, उसका विवाह किससे होता है? वत्स के राजा उदयन के साथ होता है। उसी टाइम से रिश्ता तो था, मतलब वत्स के साथ रिलेशन हमारा था, लेकिन अभी हम रिलेशन को हम कैप्चर नहीं किए हैं। मतलब रिश्ता तो है लेकिन उस क्षेत्र को हम अभी तक कैप्चर नहीं किए हैं। आने वाले समय में फिर देखो, शिशुनाग जैसे आया, वत्स को भी जीत लिया, वेट कर रहा था। तो जो वैवाहिक प्रक्रिया के माध्यम से, जो इस प्रक्रिया के माध्यम से जो चीज़ें चला कि साम्राज्य विस्तार करने का जो तरीका जो ईजाद किया था बिंबिसार ने, वो प्रक्रिया दिख रहा है अभी कि पहले रिश्ता बना रहा है, धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, उस क्षेत्र को ही कैप्चर कर लेता है। जैसे देखता है कि वहाँ का शासक कमज़ोर है, तो अपने रिश्तेदारों के माध्यम से, चूँकि वो अंदर की बातें लेते रहता है, हो सकता है कि अजातशत्रु अपनी बेटी के माध्यम से, पद्मावती के माध्यम से वत्स का भी खुफिया जानकारी लेता रहा होगा, और जैसे मौका मिला तो फिर उसका सत्ता परिवर्तन करा दिया। ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि रिश्तेदार हमें उसके घर के अंदर की बातें बताते हैं। तो ये होता है, जब आपके कोई रिश्तेदार की शादी किसी और के यहाँ होता है, उस घर के आपको सारा इन्फॉर्मेशन होता है, और सूचना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। आप अभी भी देख लो ना कि दो देश के बीच जो अक्सर जो सबसे बड़ा इशू होता है वो होता है इन्फॉर्मेशन का, सूचना का। अगर आपके पास किसी देश के आंतरिक मामले का अगर कोई सूचना आपके पास मजबूत है, तो आप उससे युद्ध जीत सकते हैं, चाहे वो देश कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, क्योंकि आपको उसका पूरा प्लानिंग पता है। तो जब किसी दूसरे क्षेत्र का आपको प्लानिंग पता होता है, तो ऐसे में उस क्षेत्र को कैप्चर करना ज़्यादा इजी होता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ, वत्स को भी हरा दिया, अवंती को भी हरा दिया। तो अवंती के जो शासक थे उस समय के कौन थे? अवंती वर्धन थे। अब थोड़ा शिशुनाग वंश जो है, शिशुनाग जो है, इनके थोड़ा पहचान को लेकर के थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा मतभेद है दो लोगों में। अब पुराण का मानना है कि ये क्षत्रिय थे, जबकि जो महावंश टीका है, जो एक प्रकार का बौद्ध ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि ये जो शिशुनाग जो मंत्री थे किसके? अजातशत्रु के, सॉरी उदयन के मंत्री थे। ठीक है, उदयन में भी जो नागदशक का मंत्री था ये, तो ये एक्चुअली वो लिच्छवी राजा उस समय थे, उसकी वैश्या पत्नी कहने का मतलब है कि उसका कोई लीगल माँ नहीं थी, मतलब कि वो किसी और, मतलब जो लिच्छवी के जो राजा थे वो किसी मतलब कि दूसरे महिला के साथ उनके अंतरंग संबंध रहे होंगे, जो उनकी वाइफ नहीं थी। तो उनका बेटा का नाम, उनका ही बेटा, मतलब उन्हीं का, उसी कहने का मतलब है कि लिच्छवी राजा की जो वैश्या रानी थी, उन्हीं से उनका जो है जन्म हुआ था। और इसी वजह से महावंश टीका के अनुसार इनको नीच कुल का कहा जाता है। इनको, शिशुनाग को, जबकि पुराणों में इनको क्या बोला गया है? क्षत्रिय। वो इन सारी कहानियों को वो नहीं मानता है, तो थोड़ा सा डिस्प्यूट है यहाँ पर, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। तो हमें इनके पहचान को लेकर के ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, हमें तो एग्ज़ाम क्लियर करना है ना, तो जितना ज़्यादा हो सका हम लोग तो ऑलरेडी डिटेल में जान गए। तो एक इन्फॉर्मेशन क्या था, अब जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो ये था कि ये राजधानी परिवर्तन किए थे, इसलिए एग्जाम में थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पहले क्या किए, जैसे पटना तो राजधानी था, ये पहले शुरुआत में क्या किए, टेम्प्रोरी जो है वैशाली को राजधानी बनाए। तो शुरुआत में टेम्प्रोरी बनाए थे, धीरे धीरे उनको ज़रूरत महसूस होने लगा तो वो क्या किए, उसको परमानेंट कर दिया, मतलब कि जो उसको कैपिटल है वो परमानेंट किसको बना दिया? वैशाली को। तो देखो, सबसे पहले राजगीर से पटना जो पहुंचा, सबसे पहले राजगीर के किसकी राजधानी थी उस समय? राजगीर को जो राजधानी, तो बृहद्रथ वंश में भी था राजधानी, राजगीर जिसको कहते हैं,
उसके अलावा बिंबिसार के टाइम में भी राजधानी कहाँ था? राजगीर ही था। अच्छा, होता क्या कि एक बार राजगीर से पटना जाता है राजधानी, और फिर पटना से कहाँ जाता है? वैशाली, और वैशाली के फिर बाद राजधानी कहाँ जाता है? वैशाली के बाद फिर राजधानी कहाँ जाता है? फिर वापस पटना। देखो ऐसे ऐसे जिग जैग चल रहा है। शुरुआत में क्या था? राजगीर या फिर राजगीर, उसके बाद फिर इसका चेंज हो जाता है, फिर कहाँ हो जाता है? पाटलिपुत्र। उसके बाद फिर राजधानी कहाँ हो जाएगा? वैशाली। और फिर दोबारा राजधानी कहाँ हो जाएगा? फिर पाटलिपुत्र हो जाता है, और फिर बाद ही फिक्स हो जाता है। तो राजगीर किसके टाइम में था? तो उससे जो शुरुआत में हम लोग पढ़े थे वृद्धरथ वंश, और उसके बाद जो हर्यक वंश में भी जो बिंबिसार थे, बिंबिसार और अजातशत्रु के टाइम में जो है राजधानी कहाँ पर था? राजगीर ही रहा। लेकिन जैसे ही उदयन आया, उदयन क्या करता है? उदयन, ये उदयन जो है चेंज कर देता है। अच्छा, उदयन के बाद जो है, चूँकि हर्यक वंश का अंत हो चुका है यहाँ पर, तो हर्यक वंश के बाद जो नंद वंश आता है, तो नंद कह रहे हैं, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वाला जो है, शिशुनाग क्या करेगा? उसकी राजधानी को फिर क्या करेगा? चेंज कर देगा। और फिर कालाशोक जब आएगा, अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं, अभी चूँकि शिशुनाग के बाद किसको पढ़ेंगे? कालाशोक को पढ़ेंगे, क्योंकि इनका पुत्र कौन था? इन्हीं का पुत्र जो है, शिशुनाग का जो पुत्र है वो कौन थे? कालाशोक। ठीक है, तो फिर कालाशोक जब आएगा तो फिर पाटलिपुत्र आ जाएगा। देखो राजधानी कैसे, राजगीर पहले शुरुआत में था, वृद्धरथ वंश और जो हमारा हर्यक वंश था उस समय राजधानी कहाँ पर था? राजगीर था। फिर राजधानी परिवर्तन हुआ तो फिर क्या बन गया? फिर पाटलिपुत्रा कर देता है। फिर पाटलिपुत्रा के बाद वैशाली, और फिर वैशाली के बाद दोबारा फिर राजगीर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये सारा जो मामला था, ये यहाँ पे चूँकि पाटलिपुत्र से वैशाली जो राजधानी में परिवर्तन किए थे, और इसी वजह से शिशुनाग वंश को हम पढ़ते हैं। अब इसको बोर्ड को रब करते हैं, मिटाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कालाशोक को पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कालाशोक को। कालाशोक जो किनके पुत्र थे? कालाशोक किनके पुत्र थे? शिशुनाग के ना, शिशुनाग के। अब इनका जो टाइम पीरियड है वो 394 BC से लेकर के 366 BC तक का है। ठीक है, इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनको काकवर्ण बोलते हैं, पुराणों में इनको काकवर्ण कहते हैं। काकवर्ण क्यों कहा गया है? क्योंकि इनका जो रंग था, रंग रूप, जो चेहरे का जो रंग था वो कैसा था? कौवे के रंग का था। चूँकि बहुत ही काला थे इसलिए इनको काकवर्ण कहा गया। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो ये रेसिज्म है, किसी के रंग के आधार पर उसका नाम रखना अपने आप में रेसिज्म है। लेकिन पहले ऐसा चलता था, पहले के लिए, मतलब कि पहले के समाज में ये सब चीज़ बहुत ही नॉर्मल सी बात है। किसी का रंग गोरा है तो देख लो, आजकल गांव में जा कर के देखो, गोरका मिल जाएगा। कोई काला है उसको नाम करका नाम रख देते, कारे कारे कारे, पूरा गांव उसको कारे कारे बोलता है। और कोई गोरा है तो उसको, चूँकि कारे का ही चचेरा भाई अगर आसपास का मिल गया, चूँकि नाम तो इसी आधार पर रखाया था ना कि कारे है, और उसी का मान लो भाई अगर गोरा है, कलर में थोड़ा फेयर है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? गोरा। तो घर में ही नाम क्या पड़ जाएगा दोनों का? एक का नाम पड़ जाएगा कड़का, हाँ, दूसरा नाम क्या पड़ जाएगा? गोरका। तो ये बेचारे भाई साहब जो है कौवे के रंग थे, इसलिए इनको पुराणों में क्या बोला गया है? काकवर्ण कहा गया। इनका टाइम पीरियड तुम देख ही लिए। इनका जो सबसे खास बात ये है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है अक्सर, वो है कि ये जो अपना राजधानी परिवर्तन किए थे। तो जो वैशाली जो राजधानी जो भी किए थे, कौन किए थे? शिशुनाग के द्वारा माध्यम से वैशाली हुआ। तो उनका जो पुत्र है कालाशोक, कालाशोक फिर से राजधानी कहाँ से चेंज कर देते हैं? वैशाली से ले पटना राजधानी कर देते हैं, वापस पुनः पटना। ठीक है, अच्छा, दूसरा इन्फॉर्मेशन एक चीज़ और है कि ये जो कालाशोक जो है, इन्हीं के समय में क्या हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, जो सेकेंड जो बौद्ध का जो मीटिंग हुआ था, ये पूछा जाता है। अच्छा, उस समय के अध्यक्ष कौन थे? इसके मीटिंग के अध्यक्ष कौन थे? सब्बा कामी, ये इनका अध्यक्ष था। और इस समय के क्या हुआ था? सेकेंड बौद्ध संगति में कौन सी घटना घटी थी? इस समय बौद्ध संघ में फूट पड़ चुका था। तो बौद्ध संघ में फूट पड़ा तो बौद्ध संघ जो है दो पार्ट में बढ़ चुका था। एक था जो स्थविर या थेरवाद जिसको कहते हैं, और दूसरा पार्ट क्या था? महासंघिक। दो वर्गों में उसी संघ का विभाजन हो जाता है, बौद्ध संघ का। तो जो कुछ लोग जो स्थिरवाद, स्थविर या थेरवाद जिसको कहते हैं, वो थोड़ा परंपरावादी जो होता है, ट्रेडिशनल माइंडसेट के लोग ये सब थे। ये बिल्कुल बौद्ध धर्म के जो पुरानी परंपराओं को फॉलो करते थे। जबकि जो महासंघिक थे वो कैसा थे? प्रगतिवादी थे। प्रगतिवादी का मतलब है
कि नियमों में बदलाव चाहते थे और इन्होंने बदलाव किया। क्योंकि ये स्थविर या जो थेरवाद है ये घूम घूम करके भिक्षा मांगते थे। क्योंकि भिक्षु थे तो भिक्षा मांगेंगे, लेकिन ये भिक्षा मांगते थे घूम घूम करके, एक जगह स्थिर नहीं रहते थे। जबकि ये जो महासंघिक थे इनका कहना कि एक जगह स्थिर रहो, कहीं ज़्यादा इधर उधर भौंकने का जरूरत नहीं है, एक ही जगह पर आपको भिक्षा मिल जाएगा। प्लस राजा लोग इतना संरक्षण तो दे ही रहे थे। तो आप देख रहे हो महासंघिक का मतलब क्या, जो थोड़ा प्रोग्रेसिव माइंडसेट के थे, और स्थविर या थेरवाद कौन थे, जो परंपरावादी ट्रेडिशनल माइंडसेट के थे। तो ये बौद्ध संघ में जो फूट पड़ा था तो स्थविर और महासंघिक में बटा था। अच्छा, लास्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि इनकी जो है कालाशोक की हत्या कैसे होती है। हर्षचरित जो है, जो कि बाणभट्ट लिखे हैं, जो बुक का नाम है, ये अपनी किताब में लिखते हैं कि ये जो कालाशोक है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के आसपास ये शाम में टहल रहे थे। तो इनको तो अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरे पर कोई हमला हो सकता है। अचानक से क्या हुआ कि पीछे से एक आदमी आया, उसको गले में छुरा भोंक दिए। सोचो, छुरा आर पार, मतलब बहुत ही निर्मम तरीके से इनकी हत्या हुई है कालाशोक का। हालांकि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि इनका जो कालाशोक का जो पुत्र था, इनका लगभग 10 पुत्र था, और 10 पुत्र में जो है लगभग मिलकर के इन कालाशोक के मरने के बाद की हम बात करें, वो लोग शासन किए फिर। ठीक है, वो लोग शासन किए। उसमें से 10 पुत्रों में से जो सबसे फेमस हुआ वो कौन था, नंदीवर्धन, जो कि दुर्भाग्य से इस वंश का, शिशुनाग वंश का सबसे आखिरी शासक भी होता है। यानी कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन है? और बाद में फिर क्या होगा, इन्हीं नंदीवर्धन की हत्या करके फिर कौन आ जाएगा, नंदवंश। तो याद रहेगा ना, नंदीवर्धन और नंदवंश। तो नंदीवर्धन को हत्या होगा, उसके बाद कौन बनेगा, नंदवंश। उसी तरह से नाग दशक की हत्या होता है तो फिर क्या बनता है, देखो है ना, इसमें ट्रिक है ना। तो नाग दशक की हत्या होगी तो शिशुनाग वंश आएगा, उसी तरह से नंदीवर्धन की हत्या होगी तो कौन आ जाएगा, नंदवंश आ जाएगा। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद सीधा नंदवंश को पढ़ते हैं, उसका थोड़ा पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं, उसके बाद फिर महापद्मनंद को और धनानंद को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले बोर्ड को रब करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं महापद्मनंद के बारे में। नंदवंश के बारे में अगर हम पूरा डिटेल से अगर समझना चाहें तो सबसे पहले देखते हैं, हालांकि इसमें पढ़ना हमको महापद्मनंद और घनानंद के बारे में ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है। तो नंदवंश का जो टाइम पीरियड था वो कब से लेकर कब तक का था, 344 बीसी से लेकर के 323 बीसी तक का। दरअसल ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक थे। हम लोग नंदवंश में ज़्यादातर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके बारे में, महापद्मनंद के बारे में पढ़ेंगे। और इस वंश का जो अंतिम शासक है, इसी वंश का जो अंतिम शासक है, अंतिम शासक कौन है, घनानंद। क्योंकि इसी घनानंद की हत्या कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य। इसी घनानंद की हत्या जो है चंद्रगुप्त मौर्य करवाएगा। किसके माध्यम से, ये कौटिल्य के माध्यम से, चाणक्य के माध्यम से, चूँकि ये चाणक्य का जो है अपमान किया था। ठीक है, तो ये लास्ट शासक है नंदवंश का। अंतिम शासक की अगर बात करें तो कौन है, घनानंद है। ठीक है, तो चाहे वो घनानंद हो चाहे पद्मनंद हो, अगर ओवरऑल अगर बात करें तो नंदवंश का टाइम सबसे ज़बरदस्त था। मगध उस समय सबसे ज़्यादा ताकतवर था। अगर हमसे कोई पूछे कि मगध के इतिहास में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक की बात करें, सबसे ज़्यादा पावरफुल वाला राजा, तो इसी टाइम में था। ये इनके पास देख लो भाई, सेना का आकृति 20,000 अश्वरोही, मतलब 20,000 घुड़सवार इनके पास। उसके बाद 2 लाख पैदल सैनिक, 2,000 रथ, 3,000 हाथी। जब सोच लो किसी भी राजा के पास अगर उसके पास सेना का साइज अगर ऐसा हो, अगर किसी भी राज्य के पास अगर सेना इतना ज़बरदस्त होगा, मिलिट्री पावर इतना मजबूत होगा, तो उससे लड़ने के लिए कोई आसपास के क्षेत्र कोशिश भी नहीं करेंगे। और ये सोचो कितना ज़बरदस्त था। ये एक्चुअली हम जो बता रहे इन्फॉर्मेशन ये घनानंद के टाइम का था। हालांकि पद्मानंद के बारे के टाइम में भी सेना ज़बरदस्त था। क्योंकि हुआ ये था कि महापद्मनंद के बाद जो घनानंद अभी पढ़ेंगे, घनानंद के समय में ही सिकंदर की सेना जो है हमला करता है पश्चिम भारत से होते हुए। तो सिकंदर की सेना जो है उस नदी को क्रॉस करने से पहले, जो सिंधु नदी के आसपास का जो एरिया था, वो जो रावी नदी के आसपास का जो एरिया है, वहाँ पे क्रॉस करने से वो इनकार कर दिया। जो यहाँ का जो सेना का साइज देखा ना, वो देख करके घबरा गया। वही सिकंदर है जो पूरा दुनिया पर हमला करके सबको एक कर रहा है।
साम्राज्य विस्तार में उसको ज़बरदस्त यकीन था। लगभग देखा जाए तो काफ़ी दूर तक वो पूरा दुनिया जीतने की इच्छा रखता था। हाँ, विश्व विजेता बनना चाहता था। लेकिन जब ये, चूँकि उनको पता नहीं था ना इसके बारे में, उनको मगध के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं था। उनको बस ये पता था कि भारत के जो पश्चिमेत्तर क्षेत्र है, हिंदुस्तान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, चूँकि वहाँ पर कोई वैसा सैन्य स्थिरता नहीं है, कोई पॉलिटिकल राजनीतिक स्थिरता की बात करें तो वो भी नहीं था। छोटे छोटे मतलब राज्य के रूप में वहाँ पे शक्तियाँ उभर रही थी। तो उनको दबाना कोई बड़ी बात नहीं था उनके लिए, सिकंदर के लिए। सिकंदर को बस ये लगता था कि ये तो छोटा मोटा राजा, इसको तो यूं ही हटा देंगे हम। लेकिन आगे जब चला, नदी जब पार किया तो देखा, अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा सेना है। ऐसे सेनाओं को देख करके तो कोई भी राजा जो है परेशान हो जाएगा। ले दरबनिया वहाँ से भागा, फिर लगे नहीं भैया इनसे लड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो घनानंद से, अच्छा वही घनानंद को फिर बाद में क्या करता है, लास्ट में जाकर के इसको चंद्रगुप्त मौर्य हराएगा। अब फिर एक बार सिकंदर के साथ इनका भिड़ंत होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का एक बार फिर, चूंकि उस समय तो भाग के चला गया था, फिर जब दोबारा हमला करेगा तो फिर सिकंदर जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनके साथ चलेगा। अब फिर वही सिकंदर फिर क्या करेगा, हाँ उसके बाद वो उनके साथ वैवाहिक रिश्ते वगैरह रखेंगे। अभी पढ़ेंगे हम लोग मौर्य वंश, जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इनके बारे में थोड़ा और डिटेल जानने का कोशिश करेंगे। फिलहाल हम लोग नंद वंश को अच्छा समझते हैं। नंद वंश की तो आप देख रहे हैं कि सेना ज़बरदस्त थी, और ऐसा सेना होने के पीछे रीज़न तो हम लोग पहले ही पढ़ा चुके हैं। लोहे का ज़बरदस्त विकास था, तो ये मतलब सारे चीज़ में इस्तेमाल, रथ वगैरह बनेगा उससे, हथियार ज़बरदस्त होगा, सेना भी संख्या बढ़ रहा है चूँकि जनसंख्या उसमें बढ़ रहा था। जंगल की प्रचुरता होने की वजह से, चूँकि मगध एक जंगली क्षेत्र में था, तो यहाँ पर हाथी वगैरह का भी दिक्कत नहीं था। अच्छा, सबसे जो खास बात था कि पहली बार कोई ऐसा शासक था जो गंगा के पार का भी क्षेत्र अपने कैप्चर में कर लिया। इससे पहले जितने भी शासक थे, चाहे वो बिंबिसार हो, अजातशत्रु हो, या उदयन हो, या उसके बाद के जो भी शासक रहे, उन सभी को वो सारे जो थे वो गंगा के पार तक नहीं कैप्चर किए, वो गंगा के इधर ही रहते थे, उस पार अभी तक कैप्चर नहीं किए थे। जबकि ये जो महापद्मनंद था वो कहाँ तक अपना सीमा पहुँचा दिए, मगध का सीमा गंगा के पार तक पहुँच गया। सोचो मगध कितना दूर तक फैला दिया वो। अच्छा, उसके बाद इनको जो है दूसरा परशुराम भी कहते हैं, या दूसरा परशुराम भी कहते हैं, और इन्हीं को वैसे महापद्मनंद के अलावा उग्रसेन भी कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया, पुराणों में इनको उग्रसेन बोला गया है, ठीक है। और दूसरा परशुराम भी कहते हैं इनको, और एकराट बोलते हैं। मतलब ये सीधी सी बात है कि क्षत्रियों के बिल्कुल विरोधी थे, खिलाफ थे। इनके माध्यम से कई सारे क्षत्रियों की हत्या भी हुई थी। खुद इनसे क्षत्रिय जितने सारे क्षत्रिय थे वो भी परेशान होते थे। बौद्ध कहते हैं, हालांकि ये बौद्ध धर्म को, ये हालांकि जैन धर्म देखा जाए, अगर पूछा जाए तो ये जैन को समर्थन करते थे कि बौद्ध को, तो ये जैन को ज़्यादा समर्थन करते थे। ये पता चलेगा उनके कई सारे माध्यमों से पता चलता है कि ये कि जैन को ये सपोर्ट ज़्यादा। अभी बताएंगे आगे चल के कि ये मूर्ति वगैरह वहाँ से लेकर आते हैं कलिंग विजय के उपरांत। खारवेल में जो हाथी गुम्फा का भी लेकर, उसी से पता चलता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि नंदी वंश के साथ पहचान की समस्या बहुत ज़बरदस्त रही, क्योंकि इतिहास जो कई सारे जो इतिहासकार है हमारे पास, जितने भी सारे साहित्यिक स्रोत हैं, उनमें इनको अलग अलग जाति और वर्ण के हिसाब से बांटा गया है। तो किस रूप में, जैसे कि अगर हम बात करते हैं भारतीय और विदेशी इतिहासकार की, तो वो इनको क्या बोलते हैं कि ये एक शूद्र कुल के थे या फिर एक निम्न कुल के थे। अगर हम बात करें जैन ग्रंथ के अनुसार, तो जैन ग्रंथ के अनुसार महापद्मनंद के पिता क्या थे, नाई थे, और पिता नाई थे, और वैश्या माता का ये पुत्र था। ये जैन ग्रंथ के अनुसार कहता है। जबकि पुराण क्या बोलता है कि नंदीवर्धन की शूद्रा स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। कहने का मतलब वही नंदीवर्धन जो अभी इससे जस्ट पहले पढ़े थे हम लोग। नंदीवर्धन किस वंश का अंतिम शासक था? नंदीवर्धन। अभी से नंद वंश से पहले कौन सा पढ़े? भूल गए? शिशु नागवंश याद है? हाँ, तो ये भूलना नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अच्छा नंदीवर्धन है, तो नंदीवर्धन की शूद्रा स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ। अब ये यहाँ पे लिखा कि चूंकि अब यहाँ पर पुराण में ये कहता है कि दरअसल ये जो नंद वंश के जो पद्मानंद थे, जो महापद्मनंद थे, ये कोई और नहीं थे, ये उसी शिशुनाग वंश के जो है, शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक जो थे, जो कि नंदीवर्धन थे, उन्हीं के जो उनका रिलेशन किसी अदर स्त्री से रहा होगा जो कि शूद्र थी, उनके गर्भ से ये पैदा हुआ था। जबकि
जो कुछ विदेशी जो इतिहासकार है, जिसमें से कि कार्टियस और डियोडोरस की बात करें, तो कार्टियस का ये मानना था कि नंदीवर्धन की जो हत्या आप जो देखे थे पहले, उनकी हत्या जो है महापद्मनंद ने की थी। अब ये उनमें हत्या की बात कर, हो सकता है कि मे भी महापद्मनंद के पापा हो नंदीवर्धन, कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। तो वही हत्या करके जो है शासक बन गया। जबकि डियोडोरस का क्या मानना था कि ये जो हत्या हुआ था, हालांकि ये बात सच है कि नंदीवर्धन की हत्या तो हुई थी, तभी तो यह है, हत्या का लांछन रानी पे पड़ता है, यानी कि नंदीवर्धन की वाइफ। इनका एक चीज़ और मानना है, इनका कहना है कि महापद्मनंद के जो पापा थे, अब देखो इनका केमिस्ट्री थोड़ा समझना, महापद्मनंद के जो पापा थे वो एक्चुअली नाई थे, जो भी पापा रहे होंगे XYZ, जो भी इनके पापा रहे होंगे वो नाई थे, और उनका संबंध जो था वो नंदीवर्धन की वाइफ से थी। चूँकि ये नंदीवर्धन क्या था, बूढ़ा था, और इनकी वाइफ थोड़ी यंग होगी, तो अब चूँकि ये बूढ़े थे और इनकी जो वाइफ थी वो थोड़ा यंग होंगी, तो इनका जो रिलेशनशिप किससे रहा, महापद्मनंद के पापा से रहा होगा। हो सकता है कि महापद्मनंद के जो पापा थे वो दूसरी जाति से होंगे, नाई है, वही नाई के बारे में ये तो दावा करे कि ये नाई थे। और चूंकि अब ऐसे में तो पिता का जो वर्ण होगा, जो कुल होगा, उसी के हिसाब से बांटा जाता है ना। तो इनके अनुसार से भी डियोडोरस का मानना था कि इनके जो पिता थे, यानी कौन, महापद्मनंद, महापद्मनंद के पिता क्या थे, नाई थे, जबकि माता कौन रही होंगी, माता रही होंगी नंदीवर्धन की वाइफ, और ये दोनों मिल करके प्लानिंग के साथ इसकी हत्या करवा देते हैं। तो आजकल अखबारों में पढ़ते हैं ना कि महिला ने अपने पति की हत्या की सिर्फ आशिक के लिए। ये कहानी पहले भी होता था। तो जस्ट लाइक वहाँ भी मतलब कि इनके हिसाब से हम बात कर रहे हैं, डियोडोरस की बात कर रहे हैं, तो इनके अनुसार तो जो सीधा बात है कि मर्डर का आरोप किस पे लगता है, उनकी वाइफ पे, क्योंकि वो किसी और नाई व्यक्ति के साथ उनका संबंध था और उनको लगा कि चलो ये मेरे लिए परफेक्ट है, इसको हटाइए, तो वैसे बुढ़ा हो चुका है, नंदीवर्धन को हटाओ। और उनके माध्यम से जो पुत्र हुआ वही क्या कहलाए, महापद्मनंद। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक तरफ से अगर हम देखते हैं तो इनके बारे में इनकी पहचान की समस्या वो लगातार बना रहा है, पर ये बात तो साफ दिख रहा है कि ये इनके बारे में जितनी भी पहचान है वो क्षत्रिय नहीं थे। महापद्मनंद के बारे में जो कहा जाता है कि ये क्षत्रिय नहीं थे। अब इनका जो पुत्र होगा वो घनानंद, तो निश्चित रूप से वो भी क्षत्रिय नहीं कहलाएंगे। और इसी वजह से थोड़ा सा देखा जाए तो यहाँ पे चूंकि क्षत्रिय वंश का विनाश होता है, और विनाश की वजह से इनको क्या बोला जाता है, दूसरा परशुराम या फिर एकराट बोलते हैं। हालांकि इनका क्षत्रियों से शत्रुता भी बहुत ज़बरदस्त रहता है, हम आगे चल के बताएंगे इसका रीज़न क्या था। रीज़न हम बता देते हैं, अभी बता देते हैं। रीज़न ये था कि इनका साम्राज्यवादी विस्तार की वजह से, चूँकि धर्म वर्म उतना नहीं मानते थे, ये उनका क्या नाम है, जो ब्राह्मण थे चाणक्य, चाणक्य की जो इनका जो पुत्र था जो घनानंद है, ये घनानंद जो है सरेआम उसके उनका जो है उपहास उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। ये ब्राह्मण धर्म के जो है जो राज्याभिषेक का जो तरीका होता है, जो तौर तरीका एक राजा होता है ना, कि ब्राह्मण धर्म के परंपरा के अनुसार जो राजा बनता है, वो उस रूल को फॉलो ही नहीं किए। ये बोले हमको राजा तो बनना है, ये नाटक नौटंकी नहीं करना, सीधा राजा बन जाना है। और चूंकि राजा बन जाना उस समय की बात अगर कह रहे हैं, अब बिना किसी कर्मकांड के, बिना राजाभिषेक के अगर कोई व्यक्ति राजा बनता है तो ये उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। बन गया तो उससे ब्राह्मण जो वर्ण थे, ब्राह्मण जो वो भी नाराज थे, ब्राह्मण समुदाय पूरा नाराज थे। उसके अलावा इनका जो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण था, इस वजह से इनका जो है क्षत्रियों से भी नहीं बनता था, क्षत्रियों से भी इनका 36 का आंकड़ा। इन्होंने, सही बात है, इन्होंने कई सारे क्षत्रियों की हत्या करवाए, इसीलिए इनको परशुराम कहा जाता है। परशुराम वही जो हम लोग विष्णु पुराण में पढ़े थे कि जो है वो भी क्या करते थे, क्षत्रियों को उन्होंने तो कसम खाया था कि जो चुन चुन करके जो है एक एक करके हम सारे क्षत्रियों का हम लोग नाश कर देंगे। तो इनके दिमाग में भी माइंडसेट लगभग वैसा ही था। तो ऐसा करते हैं, महापद्मनंद के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन था हम लोग इनफ पढ़ ली। अब हम लोग घनानंद को देखते हैं, ठीक है। तो पहले इसको रब करते हैं। अब हम लोग देखते हैं घनानंद के बारे में, ठीक है। घनानंद के बारे में हम लोग पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे। ये नंद वंश का क्या है, अंतिम शासक होगा। लेकिन ये भी जो नंद वंश में जो बाकी जैसे पद्मानंद थे अपने पिता की तरह ही, ये भी बहुत ही पराक्रमी और शौरवीर होते हैं। इनके पास अब देख लो, ये चूंकि सबसे जो एग्जाम में पूछा जाता है कि सिकंदर के समकालीन कौन थे, ये पूछा जाता है। तो सिकंदर के ये कौन थे, समकालीन। समकालीन कहने का मतलब होता है कि वो सिकंदर को उन्होंने देखा था, सिकंदर के साथ जैसे जो उम्र सिकंदर का रहा होगा उसी उम्र में ये भी रहे होंगे। समकालीन का मतलब होता है कि हम उम्र के होते होंगे, है ना। वो बड़ा छोटा हो सकता है
जैसे तुम अभी हम लोगों के लिए क्या हो, समकालीन हो, तुम हमें देख रहे हैं कि तुमने हमें देखा था। जैसे आज भी कुछ जो बूढ़े लोग हैं वो दावा करते हैं कि हम गांधी के समकालीन थे, मतलब हमने अपने टाइम में गांधी को देखा था, इसलिए वो समकालीन का मतलब यही हुआ। ठीक है, इनका नाम धनानंद पड़ा कैसे? धन एकत्र करने की लालसा के कारण इनका नाम क्या पड़ा? इनको ना पैसा जमा करने का ज़बरदस्त तरीके से इच्छा था, खूब सारा पैसा रखना है, जमा कर करके ये पैसा वाले कहलाने में बहुत ज़्यादा फ़क्र महसूस करते थे। जैसे पुराने फिल्मों में अगर 90s की मूवीज़ की बात करें तो कादर खान की जो फिल्म देखना जरा सा, कादर खान और गोविंदा की जो फिल्म होती है उसमें कादर खान क्या होता है, अक्सर किसी वो सेठ धनराज टाइप का होता है, वो किसी बड़ा फैक्ट्री का मालिक होता है, उसको पैसा वैसा जमा करना बहुत पसंद होता है, उसको पैसों से बहुत प्यार होता है। दामाद भी उसको कैसा चाहिए? पैसा वाला चाहिए। तो भोजपुरी में एक फिल्म भी आया था, ससुरा बड़ा पैसा वाला। तो पैसा इनको बहुत ज़्यादा चाहिए भाई, पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा इनको पैसे का डर इतना ज़्यादा होता था कि वो अपने धनराशि यानी कि जितने इनके पास, देखो उस समय की बात सोचो, 80 करोड़ बहुत बड़ा रकम होता है। इन्होंने 80 करोड़ धनराशि को गंगा नदी के तल में एक गुफा में रखा था। सोचो, गंगा नदी के वो भी तल में, और तल के भी क्या गुफा में रखा था। मैंने रखता है भाई इतना सहेज करके ताकि मेरे पैसे की चोरी ना हो। भाई दुनिया का सबसे सेफ गुल्लक जहाँ से कि पैसा चोरी होना यम पॉसिबल नहीं, यम पॉसिबल। जैसे कि बच्चों को जो सिंघम वाला जो दिखाता है उसमें जो कॉमेडी आता है उसमें, तो वो यम पॉसिबल ही था एक तरह से, गुफा में रखा गया था। अच्छा, सिकंदर के समकालीन थे, तो चूंकि हम पहले भी बता चुके हैं सिकंदर इनकी सेनाओं को देख के डर गए थे। अभी जो हम बताए थे 2 लाख सैनिक, है ना, ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन दिए थे वो सब इन्हीं के पास तो था। तो इस वजह से जो धनानंद जो है ये डरे रहते थे, थोड़ा सिकंदर जो है डरे रहते थे। अच्छा, एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है कि आखिर ये बौद्ध मत के अनुयायी थे कि जैन मत को फॉलो करते थे? तो ये जैन मत को फॉलो करते हैं। और एक बुक है मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस जो किताब है वो किन्होंने लिखा था? विशाख दत्त ने लिखा था। और इसी किताब में ये पता चला था कि ये किस चीज़ को फॉलो करते थे? जैन मत को ये फॉलो करते थे। ठीक है, उसके बाद हाँ, एक चीज़ हम लोग ये भी देख लेते हैं कि हम पहले भी बता चुके हैं कि जो ब्राह्मण थे वो इनसे काफ़ी क्या थे, वो काफ़ी नाराज़ रहते थे। अच्छा, नाराज़ होने का वजह क्या था कि इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो परंपरागत तरीके से नहीं हुआ था, ब्राह्मण धर्म के हिसाब से नहीं हुआ था। तो चूंकि इस वजह से क्या होगा, जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं वो भी इनसे क्या चलेंगे, नाराज़ चलेंगे। और इसी नाराज़गी का शिकार कौन बन गए? ये चाणक्य। चाणक्य खुद ब्राह्मण थे और ये चाणक्य का भी अपमान करने से पीछे नहीं हटे। थोड़ा होता है जिसके पास पैसा होता है, थोड़ा पर उसके पास ईगो थोड़ा सा ज़्यादा आ ही जाता है। अब ये चाणक्य को जो है ज़बरदस्त तरीके से अपमानित करते हैं और चाणक्य इस बात को याद रखता है। ध्यान रखो वो चाणक्य है, उसको हल्के में लेना तो बिल्कुल गलती होगा। तो अब चाणक्य का अपमान जो है चूँकि बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। खुद आप इनको देख लो, ये चंद्रगुप्त मौर्य की बात अगर हम करें, ये भी इसी बात के जुगात में थे, इनको भी फ़ायदा मिल गया। देखिए, हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य अपने खुद को इनको गुरु मानते थे चाणक्य को, और किसी गुरु का अगर अपमान करे इस बात से तो कोई भी शिष्य बहुत ज़्यादा क्या होगा, उनके अंदर बदला लेने की प्रवृत्ति आ जाएगा। ठीक ठाक माहौल बन चुका था घनानंद के खिलाफ, चूँकि बहुत घमंडी भी हो चुका था ये। बाद में क्या था, चाणक्य जो है इनको समझाते हैं, बेटा ऐसे नहीं मारना है, इसको निपटाना तो है, बदला तो हमको इससे लेना है क्योंकि मेरा अपमान किया है। तो चाणक्य और ये चंद्रगुप्त मौर्य दोनों मिल जाता है, मिल करके प्लानिंग करते हैं, एक सही वेल प्लानिंग के साथ इनकी हत्या करते हैं। और इनकी हत्या करने के बाद फिर क्या आ जाएगा, मौर्य वंश आ जाएगा। यानी कहीं ना कहीं मौर्य वंश से अगर पूछा जाए नंद वंश का अंतिम शासक कौन है, धनानंद। और धनानंद के बाद फिर कौन आ जाएगा, मौर्य वंश। तो इनके बारे में कुछ और चीज़ थोड़ा सा देख लेते हैं। एक मंत्री हैं, इनके समय में कुछ मंत्री भी इनके, ये एग्जाम में कभी कभी पूछता है इसके बारे में। एक मंत्री है साटकल और दूसरा कौन है, स्थूलभद्र। ये दोनों ही जो हैं, ये दोनों ही जो मंत्री हैं, ये दोनों, जैसे स्थूलभद्र के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना, याद है स्थूलभद्र कौन थे, जो कि जब 12 वर्ष का जो मगध में अकाल पड़ा था तो क्या थे, ये एक थे भद्रबाहु, एक थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र यहीं रह गए थे और भद्रबाहु चले गए थे। तो यहाँ जब थे तो ये मंत्री बन के रहे थे उस समय, है ना। ठीक है, इसके अलावा और कुछ खास देख लेते हैं। इसमें कुछ वैसा कुछ तो बचा नहीं है इसमें, मेरे ख्याल से अब इसमें कुछ खास दिख नहीं रहा है धनानंद के बारे में। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि धनानंद वाला जो ये टॉपिक है ये वाला फिनिश हुआ। और अब हम लोग देखते हैं जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर नंदवंश का,
कि नंद वंश के वजह से भारतीय समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। यानी अगर हम बात करते हैं भारतीय समाज के राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा, सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, और इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद ये हमारा पूरी तरह से नंद वंश कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चूँकि शुरुआत, इसके बाद हालांकि शुरू तो होता है मौर्य वंश, लेकिन हम क्या करेंगे कि इसी बीच में हम पहले जो इसी बीच में क्या हुआ था, कई सारे विदेशी जो आक्रमणकारी जो थे उनके बारे में भी पढ़ना है। चूँकि अभी हम थोड़ा बहुत सिकंदर के बारे में बताएं, अभी तो और भी कई सारे जो है जो ईरानी वगैरह जो कई सारे शासक थे जो यहाँ पे हमला किए थे। तो मगध वंश से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं किसको, पहले हम लोग नंद वंश का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या इम्पैक्ट पड़ा वो देखते हैं। इसको रब करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नंद वंश का भारतीय समाज पर इम्पैक्ट क्या पड़ा था। हम लोग वो लास्ट टॉपिक इसको पढ़ने के बाद ये हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि सामाजिक प्रभाव भारतीय समाज पर क्या इफेक्ट दिखता है। तो भारतीय समाज में चूँकि हम लोग जानते हैं कि उस समय तक जाति व्यवस्था बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहा था, और ऐसे टाइम में अगर कोई ऐसा वंश या ऐसा कोई शासक जो निम्न कुल का हो, और वो भी इतना शानदार, नंद वंश चूँकि बहुत ही एक शानदार और ताकतवर शासकों का एक वंश रहा था, तो अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये निम्न वर्ग का उत्कर्ष काल देखा जाएगा। क्योंकि ये उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे उत्कर्ष काल कहा जाएगा, सबसे बेहतरीन काल माना जाएगा, जहाँ पर कि पहली बार अगर देखा जाता है कोई भी निम्न वर्ग का कोई व्यक्ति इतना ताकतवर बन के उभरा है। तो सामाजिक इम्पैक्ट में चूँकि सामाजिक रूप से जो निम्न वर्ग का स्थिति उस समय बहुत ही कमज़ोर था, लेकिन नंद वंश के बात अगर उस समय की बात करें तो नंद वंश की वजह से भारतीय समाज उस समय ज़बरदस्त तरीके से, मतलब निम्न वर्ग के जो लोग थे वो काफ़ी बेहतर तरीके से आगे बढ़ने का उनको ऑप्शन मिला। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्थिक प्रभाव की बात करते हैं। आर्थिक प्रभाव का मतलब है कि भारत के अर्थव्यवस्था पर ये क्या इम्पैक्ट देते हैं। तो सबसे पहली बात देखते हैं कि मगध साम्राज्य जो था वो अत्यंत क्या था, समृद्धशाली राज्य बनकर उभरा था। समृद्धशाली का मतलब होता है कि बहुत ही रिचेबल, रिच, काफ़ी मतलब पैसे वैसे के मामले में किसी चीज़ का उसमें प्रॉब्लम नहीं था। ये हुआ क्यों? क्योंकि उस समय व्यापार ज़बरदस्त तरीके से चलता था। व्यापार और वाणिज्य का विकास जो है उस काल में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हुआ था। तो हिमालय पार के क्षेत्रों से भी ये लोग व्यापार करते थे, और हम लोग खुद ही देखते हैं कि साइबेरिया जैसे क्षेत्रों से वो सोना इंपोर्ट करते थे। यानी एक तरह से देखा जाए तो व्यापार और वाणिज्य के लिहाज से नंदवंश काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से अच्छा काम किया था। आर्थिक प्रभाव का निश्चित रूप से शिक्षा पर भी दिखता है, शिक्षा और साहित्य पे। क्योंकि जिस समाज में अगर आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतर होती है उस समाज में शिक्षा और साहित्य काफ़ी रिच होता है। तो अगर हम बात करते हैं शिक्षा का, तो अब चूँकि पाटलिपुत्र जो उस समय की जो वर्तमान राजधानी थी ये शिक्षा का केंद्र बन जाता है। यहाँ पे कई सारे लोग दूर दूर से लोग आते हैं पढ़ने के लिए, जितने कई सारे विदेशी लोग आते हैं पढ़ने के लिए यहाँ पर। खुद जो हम जिनकी बात करते हैं पाणिनि, व्याकरण के जो ज्ञाता बोलते हैं इनको, जो कि एक बुक था जो अष्टाध्यायी इन्होंने लिखा था। ये खुद पाणिनि भी जो है इसी पाटलिपुत्र में रह के इन्होंने स्टडी किया था, मतलब पढ़ाई किया था। और जो सबसे खास बात ये है कि ये जो पाणिनि थे वो घनानंद के क्या थे, वो घनानंद के एक अच्छे मित्र भी माने जाते हैं। तो हमने देखा कि पाटलिपुत्र में, अच्छा इसके अलावा कुछ और भी विद्वान थे जैसे कि कात्यायन, वरुचि, वर्ष और उपवर्ष। ये सारे जो विद्वान थे वो इसी पाटलिपुत्र में रह करके पढ़ाई लिखाई वो अपना पूरा किए थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ता है। तो राजनीतिक इम्पैक्ट इसका सबसे ज़्यादा पड़ता है। वो ये था क्योंकि इससे पहले जितने भी शासक थे वो पूरे भारत को एक यूनिफिकेशन यानी कि राजनीतिक एकरूपता की जो बात करते हैं वो किसी ने नहीं किया था। ये पहले ऐसे वंश था जिनके वजह से उत्तर भारत में सर्वप्रथम एक छत्र शासन स्थापित हुआ। मतलब सभी मिल करके, एक छत्र का मतलब है कि उस समय नंद वंश जो है भारत के तमाम जो क्षेत्र थे उन्होंने जीत रखा था और सभी जगह शासन एक जैसे चलता था, एक तरीके से चलता था। तो शासन में जो आप एक रूपता देखते हैं ये पहले नहीं था। पहले क्या होता था, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजाएं हुआ करते थे। लेकिन अभी इस काल की बात करें, इस काल की अगर हम बात करते हैं तो चूंकि सभी जगह पर एक ही शासक का वर्चस्व था तो निश्चित रूप से ऐसे में शासन में एक रूपता आपको देखने को मिलती है। तो भारत में पहली बार ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया। निश्चित रूप से जब एक ही राजा होगा और सारे क्षेत्र पर जब वो अकेले कैप्चर करेगा तो ऐसे में राजनीतिक एकता तो बनना फिक्स है।
तो नंद वंश में जो शासक हमने देखा, महापद्मनंद हो या फिर घनानंद हो, इन्होंने साम्राज्य विस्तार इतना ज़बरदस्त तरीके से किया कि सभी क्षेत्र के जो छोटे छोटे जितने सारे राजा थे, चाहे वो वत्स के राजा हो या फिर अवंती के हो, कौशल के हो, विदेह हो, सबको उन्होंने हराया बारी बारी करके। और यहाँ यही नहीं, गंगा के जो उस पार के जो क्षेत्र थे, उस पार के क्षेत्र को भी इन्होंने कैप्चर किया। तो देखा जाए तो इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार में कोई कमी नहीं छोड़ा, सभी क्षेत्र को इन्होंने अपने अंदर में कैप्चर करने का प्रयास किया। और इसी वजह से राजनीतिक एकता दिख भी रहा है। और चूंकि राजनीतिक एकता, ये जो राजनीतिक प्रभाव चाहे हो या फिर आर्थिक प्रभाव हो या फिर सामाजिक प्रभाव जो था, ये जो इम्पैक्ट जो दिखने को मिल रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था? इनके पास विशाल सेना था। और इस विशाल सेना का इस्तेमाल वो युद्ध के दौरान भी करते थे, क्योंकि जब दूसरे क्षेत्र पर आक्रमण करना होता था तो इसी विशाल सेना का इस्तेमाल करते थे। मैंने आपको पहले भी बताया कि कई सारे लाखों लाख घुड़सवार थे, पैदल सेना थे, हाथी, मतलब कि सेना, इनके पास जो मिलिट्री पावर था वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से था। तो देखो, विशाल सेना का इस्तेमाल जो है वो करते हैं अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। और साथ ही साथ अगर बाहरी आक्रमण से, अगर बाहर की तरफ से अगर कोई आक्रमण करने का प्रयास करता है, तो ऐसे में इनके पास डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था कि बाहरी आक्रमण को वो सुरक्षा भी कर सकते थे। अच्छा, बाहरी आक्रमण से सुरक्षा दो रीजन से हो सकता है। पहला बात तो जो मगध का क्षेत्र था वो बिल्कुल नदी के दुर्ग से घिरा हुआ था, मतलब चारों तरफ नदियों का एक तरह से मार्ग था। और ये क्षेत्र ऐसा था जो यहाँ के लोकल लोग हैं केवल वही इस रास्ता को जानते थे, तो बाहरी लोग वैसे भी आक्रमण करने से परहेज करेंगे। दूसरा बात है कि यहाँ की सेना काफ़ी मजबूत है। तो जब आपके पास सेना काफ़ी मजबूत हो, प्लस आप एक ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पर आपको प्राकृतिक रूप से सुरक्षा प्रदान मिला हो, वही नदी के माध्यम से, तो ऐसे में आपके पास खतरे होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? काफ़ी कम हो जाते हैं। तो देखिए, जब आप पे खतरे होने के चांसेस कम हो और आप दूसरे पर आक्रमण भी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका साम्राज्य विस्तार होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और तो कुछ इसमें खास नहीं है, अब तो लगभग सारा चीज़ हमने फिनिश कर लिया। तो ये था हमारा नंद वंश का भारतीय समाज पर इम्पैक्ट। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ तक हमारा नंद वंश हमारा फिनिश होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बाहरी आक्रमण, यानी कि विदेशी जितने सारे जो आक्रमण होते हैं उनको पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग सीधा मौर्य समाज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।